आज बात करेंगे लेबर मार्केट की और उसमें किस तरीके से एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन होता है। टॉपिक के बारे में डिटेल में हमारे स्पीकर बताएंगी। आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर समीन अख्तर नकवी। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इनका जो पीएचडी है वो सोशल एक्सक्लूजन पर रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया से। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज, और आपसे सीखने के लिए और बातचीत करने के लिए हम वी लुक फॉरवर्ड टू इट। तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी उर्दू में ही बात करें, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि ये सेशंस हमारे ज़्यादातर लोग समझ पाएँ और जुड़ कर सुन पाएँ। ओवर टू यू डॉक्टर अख्तर। अगर आपके इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ बताइए ज़रूर आप। Thank you so much, Humaira. No, that was perfect. And I'm really impressed by what you've done so far, the discussions and the topics that you've covered so far. So I could only be glad and feel privileged to be here today. I see some of my friends have also joined. So Dr. Vijender Singh Chauhan, some of you would know him as Young People Civil Service aspirant. So Vijender is also here, and I can see some familiar names, people I see in conferences and talks generally. So it's good. Okay, so I'll be speaking on labor markets, discrimination, and marginalization, and its impact on welfare and overall well-being of Muslim women as a social group. I have been advised to go bilingual, तो प्रेजेंटेशन तो इंग्लिश में है बहरहाल, मगर मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं तो हम बात करेंगे लेबर मार्केट की, जैसा मैंने कहा, और हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन क्या है लेबर मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ दीज आर टर्म्स यू आर फेमिलियर विद, इन टर्म्स ऑफ द जनरल पॉलिटिकल डिस्कोर्स. लेकिन इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन किस तरह से होता है, और एक्सक्लूजन के क्या फंक्शनल डायनामिक्स हैं, किस तरह से विद इन द हाउस होल्ड या थ्रू इंस्टीट्यूशन, या एक खास तरह की पॉलिटिक्स को प्रोपोगेट करके किस तरह से किसी भी सोशल ग्रुप को, सोशो रिलीजियस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा सकता है. सो विल बी लुकिंग एट the processes that have pushed Muslim women in particular to the margins of the formal economy. Uh, the next slide, please, Mira. Now, if we look at data over the last 30 years या पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में, जिस तरह से इंडिया में लिबरलाइजेशन का प्रोजेक्ट अनफोल्ड हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो क्रिएशन हुआ, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए. Now, the sad thing is, the most of these jobs that came up were low wage, low paying, and low skill jobs. तो इसमें से एक छोटा सेक्शन उन लोगों का था जो हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड थे, जो फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट हुए, which comes to around only 10 to 13% of the economy. वो उन जॉब्स, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज कर पाए, वो जॉब ले पाए. लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो इतना स्किल्ड नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे. अगर आप एजुकेशनल अटेनमेंट देखें तो उसमें भी आपको एक तो ये मिलेगा कि जेंडर डिफरेंशियल थे. women at every level of education, especially post secondary education, secondary level के बाद जो एजुकेशनल अटेनमेंट रेशोज हैं वो कंसिडरेबली कम है. और अगर आप उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को देखें, रिलीजियस माइनॉरिटीज को देखें, तो आप देखेंगे मुस्लिम्स के लिए और कम है. तो एजुकेशनल अटेनमेंट में भी इस तरह से डबल डिसएडवांटेज फेस किया मुस्लिम औरतों ने. तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स थी, इसमें
आपको ओवर कंसंट्रेशन मिलेगा। ओवर कंसंट्रेशन का मतलब है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से ज्यादा आपका रिप्रेजेंटेशन लेबर मार्केट के किसी भी सेगमेंट में। और दूसरा आप ये पाएंगे कि 54 58 ये रेंज है, 54 से 58% की रेंज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड आपको मुस्लिम मिलेंगे। तो है क्या एक्सक्लूजन, ये प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से ये जो पेरिफेरी है या ये जो मार्जिन है इकोनॉमी के, ये जो नॉन सेंट्रल नॉन मेन स्ट्रीम जॉब है, ये जो नॉन कोर लेबर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरह से कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, हुए और लगातार मुसलसल हो रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर दिस आई वुड फर्स्ट लाइक टू टॉक अबाउट एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन से हम क्या समझते हैं? इट इज एन एक्टिव डिनायल ऑफ एक्सक्लूजन, सो इट इज नॉट by chance, but you know, so you're left out by chance sort of thing. फर्ज कीजिए कि कहीं कोई पोस्ट एडवर्टाइज हुई है या कोई स्कॉलरशिप एडवर्टाइज हुई है और आपको उसके बारे में मालूमात नहीं है, बाय चांस आपको नहीं पता चला, तो आप उस अपॉर्चुनिटी से बाहर रहेंगे। नहीं, एक्सक्लूजन का मतलब है एक्टिव डिनायल, आपको बाहर रखा जा रहा है। इस तरह के एंट्री बैरियर्स इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्क्रिमिनेटरी है और सिलेक्शन प्रोसेस में बायस है, नो। और तो इससे ये इंश्योर किया जाता है कि एक खास आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले लोग उस प्रोसेस का हिस्सा ना बन पाए। जाहिर है, जब कुछ लोगों को बाहर रखा जाता है तो आपको ये नजर आएगा कि जो कोर है या जो मेन स्ट्रीम है या जो हाई स्किल हाई पेइंग जॉब है, उसमें आपको एक खास कम्युनिटी के जो भी डोमिनेंट मेजोरिटी होगी किसी भी society में, and I'll keep repeating this throughout the course of this presentation, that we need to understand first and foremost that economies are essentially social systems. जब हम लेबर मार्केट की या इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो कोई थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हम सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी में तमाम तरह के स्टीरियोटाइप्स, बायसेस, डिस्क्रिमिनेशन जो भी प्रेवलेंट है, वो सब आपको लेबर मार्केट में भी नजर आता है। We are talking about the same set of people, the same set of beliefs, and social norms and practices which affect politics, which affect our social existence and also our labor market. तो इससे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन आपको पेरिफेरी पे नजर आएगा, वो मेन स्ट्रीम से बाहर है, आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे। और इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, ये इत्तेफाक नहीं है कि एक आदमी अगर गरीब है तो उसकी अगली जनरेशन भी, उसका बच्चा भी उसी गरीबी से स्ट्रगल करेगा, ये एक सिस्टमैटिक चीज है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाऊंगी, मैं उसको एक अच्छी लिविंग स्पेस नहीं दे पाऊंगी जो कि वेल सर्विस्ड है, जहाँ तमाम तरह की बाकी अपॉर्चुनिटीज आसपास हैं, हमारा उस तरह का सोशल कैपिटल और नेटवर्क नहीं होंगे, तो मेरा बच्चा भी इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि उसी गरीबी से स्ट्रगल करता रहेगा अपनी लाइफ में। तो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। नाउ एक्सक्लूजन लीड्स टू poverty and inequality and underdevelopment for maybe a community or a nation, which is a broader concept. तो ये समझना बहुत जरूरी है एक्सक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में कि कॉजेशन जो है वो पावर्टी से इनइक्वालिटी या पावर्टी से एक्सक्लूजन की तरफ नहीं है। द कॉजेशन इज ऑलवेज फ्रॉम इनइक्वालिटी टू पावर्टी और एक्सक्लूजन टू पावर्टी। जो गरीब है, जो आपको आज गरीब नजर आ रहा है, वो कोई कास्ट हो सकती है, कोई कम्युनिटी, कोई जेंडर हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड, जो आपको आज गरीब नजर आ रहा है उसके हिस्टोरिकल रीजन है, उसके ऑपरेशन के हिस्टोरिकल बेसिस में। तो because there is inequality and because there is a continuous exclusion of certain people from the processes of mainstream growth and prosperity, they continue to be poor. The other thing that we need to understand about exclusion is that you know, it is not something which is naturally determined by a free exchange of let's say free transactions or a free or an association of free exchange between independent economic agents. इसमें स्टेट का और मार्केट के स्ट्रक्चर का एक
बहुत अहम रोल है। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कॉम्पिटिटिव है, वो मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोलिस्टिक है। एक प्रोड्यूसर है जिसका पूरे मार्केट पे कब्जा है, कंट्रोल है, या बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं। इससे फर्क पड़ता है कि कंज्यूमर्स के पास कितने चॉइसेस हैं। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन एक बेहद जरूरी कैपेबिलिटी एट्रीब्यूट है ना, इंक्लूजन के लिए। अगर आप लेबर मार्केट इंक्लूजन की बात करें, तो to get a certain type of jobs, you need a certain type of sets of skills in education and training. तो अगर एजुकेशन की जो मार्केट है वो हाईली प्राइवेटाइज्ड है और एक्सपेंसिव है, एक्सक्लूजनरी ऑफ द पुअर एंड whoever is part of that poor. It could be Dalits, it could be Muslims, it could be women, it could be the rural population, it could be tribals, it could be people from a certain linguistic ethnic identity and so on, transgenders. तो जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट और स्टेट का क्या रोल है, तो या तो एजुकेशन प्राइवेटली प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर स्टेट उसे प्रोवाइड करेगा। तो क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, क्वालिटी एम्प्लॉयबल पब्लिक एजुकेशन अगर अवेलेबल है और सभी के लिए अवेलेबल है, इक्वली अवेलेबल है, इनफैक्ट जो डिप्राइव्ड है उनके लिए ज्यादा अवेलेबल है, तब कहीं जाके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एंट्री बैरियर्स हैं, जो एक्सक्लूजनरी बैरियर्स हैं लेबर मार्केट में जॉब को एक्सेस करने के, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करने के, वो फेयर होंगे, लोगों के पास वो मौके होंगे। तो इसमें स्टेट का भी रोल है और मार्केट का भी रोल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So now what I want you to do is look at these couple of images and tell me what is happening. आप लोग इन images को देखिए गौर से और बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्लूजन कैसे काम करता है, हाउ डज एक्सक्लूजन एक्चुअली टेक प्लेस। तो इस पहली इमेज को देखिए, टेक अ मिनट एंड आई वांट सम ऑफ यू टू आंसर। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? एम्प्लॉयर है जो किसी एक जो जॉब के लिए उनके पास आए हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपकी टाई का रंग नहीं पसंद हमारे क्लाइंट्स को। तो वो एक बहुत ही छोटी चीज के बिना पर उनको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, शायद उनको उनकी शक्ल का रंग नहीं पसंद है क्योंकि वो ब्लैक है क्लियरली, और एक तरह से वो बस एक एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं। exactly. See, this is how this happens. So because we are part of a society where we coexist. So telling somebody that because you are dark skinned, because we essentially don't believe in equal rights for quote unquote, the black population or African origin, African whatever population, or Asians, or so instead of saying that, what they'll say is that you have some characteristics, which could in fact have something to do with their choice of color, their conditioning, their circumstance. It could have so all these could have some bearing on their choice of clothes and color. यहाँ इस example में दिखाया है कि he is dressed in a coat suit and wearing a tie, as expected in let's say the corporate scheme of things. जिस तरह के कपड़े इंटरव्यूअर ने पहने हैं उसी किस्म के कपड़े इंटरव्यूई ने पहने हैं। लेकिन इस हद तक कंफर्म करने के बाद भी, so you seek conformity when you want to be a part of a system. Unfortunately, sometimes we have to forego our let's say our personal preferences or our cultural choices. And तो इस इमेज में ये दिखाया है कि इस कदर कंफर्म करने के बाद भी एक बहुत ही छोटा सा एक्सक्यूज यू नो दे के उस कैंडिडेट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली द थिंग इज which is which we know from data from historical experience in countries across the world, that colored populations, people of darker skins, they have a smaller presence, a much smaller presence in top management and in the high paying, high skill jobs. So so these are the sort of excuses
this is how it happens. Next slide, Humera. All right. What do you see in this image? बोलिए। जो लोग माजूर हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि आसानी से चढ़ जा रहे हैं कुछ लोग सीढ़ी पे, पर बाकी लोग नहीं चढ़ पाएंगे। All right. Yes. So this is another sort of entry barrier. Yeah. Somebody else wants to say something. Please go ahead. हाँ, एक्सेसिबिलिटी को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो व्हीलचेयर बाउंड है उनके लिए एक्सेस भी मुश्किल है कहीं पे पहुंचना, और जो लोग मतलब जो चल फिर सकते हैं उनके लिए एक आसानी है। चाहे वो जॉब, मतलब हम लोग जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उस कॉन्टेक्स्ट व्हीलचेयर बाउंड वाले लोगों को कितनी दिक्कत होती है। Excellent. Yes. This is about this image is about implicit entry barriers. So unlike in the last image where somebody was clearly telling the other person they are not desired, something about them is not desirable and therefore they cannot be hired. यहाँ कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो किसी को रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन जो रास्ता है उस इंटरव्यू रूम तक शायद पहुंचने का, यू कैन सी पीपल वॉकिंग अप द स्टेयर्स, प्रोबेबली देयर रेज्यूमेस और समथिंग इन हैंड। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी है जो इन सीढ़ियों से ऊपर है, उसे एक्सेस करने के लिए आप जो जरूरत है जिस रैंप की, वो नहीं है वहां पर। तो जाहिर है वो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ये एक और तरीका है लोगों को बाहर रखने का, किसी भी तरह की डिसएडवांटेज डिसप्रिविलेज ग्रुप के लोगों को बाहर रखने का, कि आप अपॉर्चुनिटीज को इनएक्सेसिबल बना देते हैं। द नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, व्हाट डू यू सी इन दिस वन? इसमें बस कौन जो डिजायरेबल है उसके, मतलब हर किस्म के लोग हैं, लेकिन उसमें से कौन सी किस्म है जिसको फौकियत दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा, एक आइडियल उसका कैंडिडेट इन अ वे। एक गोरा इंसान ही होगा। हाँ, गोरा मर्द। वाइट और मेल। Yeah. Yes, this is, you're right. This is about privilege arising from predetermined notions or predetermined selection criteria, which are obviously biased. So, from a list of different types of candidates, क्या मैं आपसे एक the रिक्वेस्ट way, कर सकती हूँ? जी, जी, जैसे हम लोग एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, ज़ुबान, और बहुत सारे लोग शायद ना समझ पाएँ क्योंकि अगर हम उनको जैसे इंग्लिश में अगर हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ आल्सो रेलेवेंट यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट हालांकि हैं जो ठीक है, आई ट्राई टू बी मोर बाइलिंगुअल। तो ये उस तरह की प्रिविलेज की बात कर रही है कि इमेज जो कि पहले से आपके जहन में, जब आप कहीं सिलेक्शन करने बैठे हैं, तो आपके जहन में है कि सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे काबिल यही इसी किस्म के लोग हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में वो एक वाइट मेल है, एक गोरा मर्द है। इस तरह से तमाम क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन करने वालों के जहन में, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मसलन कि दलित एफिशिएंट नहीं हो सकते, या मुस्लिम्स एफिशिएंट नहीं हो सकते, औरतें एफिशिएंट नहीं हो सकती मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए, डिसीजन के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वन है मेरा। तो इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको वो 5-6 चैनल्स जो हैं जिससे एक्सक्लूजन एक्चुअली एनफोर्स होता है, किस तरह से एक्सक्लूड किया जाता है लोगों को, वो समझ आएगा किस किस
फॉर्म में एक्सक्लूजन एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा जो सोशल एग्जिस्टेंस है, अगर इकोनॉमी एक सोशल सिस्टम है तो उसमें हर इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है वो इन 6 एस्पेक्ट्स के टर्म्स में समझा जा सकता है। लीगल नॉर्म्स और राइट्स हैं, क्या लॉज हैं और क्या हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कोर्ट्स कितना उन्हें अपहोल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे किसी डिस्प्यूट में। फिर हम वल्नरेबिलिटी को कितना फेस कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास लेट्स से सेफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास सेफ रहने के लिए सेफ जगह नहीं है, घर हाउसिंग नहीं है। तो एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है। हम एक खास माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, फर्ज कीजिए जिसके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चल रहा है, तो देयर इज अ थ्रेट टू आवर सेफ्टी, तो जान को खतरा है। तो तमाम तरह के वल्नरेबिलिटीज हैं। फिर ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, हमारी सलाहियतें, क्षमताएं। हम एजुकेशन एक कैपेबिलिटी है, हेल्थ एक कैपेबिलिटी है, किसी और तरह का स्किल सेट या सोशल कैपिटल, हम कितना अपॉर्चुनिटीज से कनेक्टेड हैं, हम कितना उन लोगों से कनेक्टेड हैं जो अपॉर्चुनिटीज से कनेक्टेड हैं। इस तरह की कैपेबिलिटी, सलाहियत डिफाइन करती है हमारे सोशल एग्जिस्टेंस को। इनफॉर्मल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस क्या हैं? तो इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एक चीज है, उससे इधर सोसाइटी में किस तरह के बिलीव हैं, किस तरह का लोगों का आपस में इंटरेक्शन है, वो फेयर है, जस्ट है, या वो डिस्क्रिमिनेटरी है, हम फर्क करते हैं लोगों में उनकी आइडेंटिटी की वजह से। गवर्नेंस किस तरह की है? गवर्नेंस का एक बहुत अहम रोल होता है ये डिटरमिन करने में, ये तय करने में कि एजुकेशन का एक्सेस कितना होगा, जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्शन फेयर होगा या बायस्ड होगा। देन ऑब्वियसली दिस पब्लिक पॉलिसी इन इंस्टीट्यूशन, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं और इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को और पब्लिक पॉलिसी में जो बायस का डिस्क्रिमिनेशन का लिटरेचर है उससे देखें, तो 2011 की यूनिसेफ की रिपोर्ट थी हेडेड बाय कावेरी गिल, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया कि सब कॉन्टिनेंट की 3 मेजर कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में औरतों को वेलफेयर स्कीम्स का जो फायदा मिल रहा है वो बहुत कम है कंपेयर टू हाउस होल्ड दैट आर हेडेड बाय मेन। तो वो घर जहाँ पे परिवार का मुखिया मर्द है, उनके लिए क्योंकि ज्यादा आसान है सरकारी दफ्तरों में जाके 4 लोगों से बात करना, पेपर वर्क करना। तो ये जो बहुत प्रैक्टिकल डे टू डे बैरियर्स होते हैं, किसी भी वेलफेयर स्कीम का आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें एक डेटा था, इसमें और तमाम तरह का डेटा था, ये भी था, हेल्थ और न्यूट्रिशन का डेटा था, एजुकेशनल अटेनमेंट का डेटा था। फॉर इंस्टेंस a teenager girl, एक टीनेजर लड़की इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का एवरेज था कि एक टीनेजर लड़के के मुकाबले सिर्फ 1/3 खाना खाती है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है उसके लिए। हाँ, तो पब्लिक पॉलिसी है, तमाम तरह का वेलफेयर सपोर्ट है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, सरकार की पॉलिसीज हैं, लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हम उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लिटरेट नहीं हैं, क्योंकि हमें उस तरह की फ्रीडम नहीं है, कल्चरली डिस्क्रिमिनेशन है, घर के अंदर तमाम तरह की शर्तें लगा दी जाती हैं कि आप इस काम के लिए जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, बाहर अकेले जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, तमाम तरह का विद इन द हाउस होल्ड डिस्क्रिमिनेशन और कल्चरल और इकोनॉमिक रिप्रेशन जो फेस करते हैं। तो इससे 3 तरह का एक्सक्लूजन इन तमाम चीज़ों से मिलके, तो जो एक्सक्लूजन हम फेस करते हैं वो नतीजा है इन तमाम एस्पेक्ट से इंटरैक्शन का। तो इससे एक्सक्लूजन फ्रॉम इनकम होता है, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आमदनी और आमदनी के ज़राए हम उनसे बाहर रह जाते हैं।
एक्सक्लूजन फ्रॉम पार्टिसिपेशन है, अगर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, अगर इजाजत नहीं है, अगर पॉलिसी है सरकार की और आप चाहते हैं, आप केपेबल हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं और आपको कोई नौकरी देने को तैयार है, लेकिन घर से आपको इजाजत नहीं है नौकरी करने की, तो आपको पोस्ट पार्टिसिपेशन से दोनों तरह से बाहर रखा जा सकता है। वो इंस्टीट्यूशंस आपको बाहर रख सकते हैं और घर विद इन द हाउस होल्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी आपके पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। देन देयर इज एक्सक्लूजन फ्रॉम सर्विसेज, जो भी सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सर्विसेज से आप तमाम तरह के पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल बायसेस की वजह से बाहर रह जाते हैं। द नेक्स्ट वन प्लीज हमारा। तो थोड़ा सा डेटा ये समझने के बाद कि एक्सक्लूजन क्या है, थोड़ा सा औरतों के बारे में डेटा देख लेते हैं, क्योंकि विमेन एज अ सोशल ग्रुप दे आर अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूजन। वो लोग जो बाहर हैं वर्कफोर्स से, तो एक्सक्लूजन अगर बाहर होना है, बाहर रखा जाना है, तो औरतें स्पेशली हिंदुस्तान में लेबर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही एक सटीक उदाहरण है। तो अगर आप वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें 2011 में, फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कितने परसेंट औरतें वर्क फोर्स का हिस्सा है, काम कर रही हैं, उनके पास वेज्ड एम्प्लॉयमेंट है, तो वो 25% था, और मेल्स के लिए वो हमेशा उसके डबल के आसपास होता है, तो 53। और 2021 में ये और कम होकर 19.2% रह गया था। ये मेल्स के लिए भी कम हुआ था, 49% के आसपास आ गया, लेकिन औरतों के लिए और ज्यादा कम हुआ। इससे एक बात हमें और समझनी चाहिए कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, ना सिर्फ तो डिसएडवांटेज है, वो वल्नरेबल भी है। तो 2021 का जो डेटा है, इसमें डिमोनेटाइजेशन से लेके कोविड तक सबका इम्पैक्ट है, सभी पॉलिसी चेंजेस का। डिमोनेटाइजेशन से इनफॉर्मल इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगा, बहुत सारे लोगों का रोजगार गया, क्योंकि वो कैश इकोनॉमी थी और वो कोलैप्स कर गई। और उसके बाद देखो द पैंडमिक और ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से उस शॉक से धीरे धीरे रिकवर कर रही है, जो गरीब मुल्क हैं जैसे कि हिंदुस्तान, हम लोग उतना नहीं रिकवर कर पाए उस हद तक। हमारी गवर्नमेंट नई इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला पाए। तो जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे ज्यादा उन तबकों का हुआ है जो सबसे ज्यादा हाशिए पे थे, ऑलरेडी मार्जिन पे थे, जिसमें औरतें भी हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा एजुकेशनल अटेनमेंट का है, इनफॉर्मल जॉब्स में कंसंट्रेशन का है, और फिर जाहिर है अनपेड डोमेस्टिक वर्क और केयर इकोनॉमी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। तो अगर हम ये कहें कि हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जो काम करती हैं, तो काम तो सभी औरतें करती हैं, है ना, घर पे काम करती हैं और उस काम का पैसा नहीं मिलता, भले से रोजगार है या नहीं है, लेकिन घर पे सुबह से रात तक काम करती हैं और उस काम का, तो जो जीडीपी कैलकुलेट होता है किसी भी मुल्क का, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होता है, उसमें ये डिबेट मुसलसल चल रही है पॉलिसी सर्कल्स में और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में, ये बात मुसलसल उठाई जाती है कि जो अनपेड लेबर है औरतों का, उसकी भी अकाउंटिंग होनी चाहिए, और अगर उसे किया जाए तो जीडीपी जो है वो कई गुना इन्फ्लेट, कई गुना उसकी वैल्यू आपको ज्यादा नजर आएगी। क्योंकि ये लेबर के रिप्रोडक्शन के लिए दो तरह से जिम्मेदार है। एक तो वो डेली रिप्रोडक्शन, घरों पे रहते हुए आप खुद काम पे नहीं जा रही, लेकिन आप घर के बाकी लोगों को अगले दिन काम पे जाने के लिए तैयार करते हैं। आप उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, आप उनके लिए रहने का, आराम करने का इंतजाम कर रहे हैं, और फिर इंटरजनरेशनली women bear children, so the next generation of workers, no, it cannot come without women. तो रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर दोनों तरह से, डेली रिप्रोडक्शन भी और इंटरजनरेशनल रिप्रोडक्शन भी, उसमें औरतों का इंडिस्पेंसिबल रोल है, इसको आप हटा के नहीं देख सकते। तो देखते हैं थोड़ा और डेटा, उसके बाद हम मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड। Humera, can we have the next slide, please? Yeah, thank you.
अब हमारे सामने डेटा है एजुकेशन में जो जेंडर गैप्स हैं उसका, और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है, ये जो गैप है जेंडर वाइज औरतों और मर्दों के बीच में, ये बढ़ रहा है। एनीबडी, इसकी क्या वजह है? अगर ये शुरू से बराबर होता, अगर ये जितना गैर बराबर प्राइमरी लेवल पे है या लिटरेसी के लेवल पे है, अगर उतना ही फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे भी होता, तो हम ये कह सकते थे कि भाई माँ बाप लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते या लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत तो हो रही है, लेकिन ये गैप जो है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, ये गैप और ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है? एनीवन? जल्दी शादी हो जाती है, अर्ली मैरिजेस। Okay, what else? That is one of the reasons. Yes, what else? घर में भी लोग बड़ी ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके लड़के आगे पढ़ें, अगर पैसे कम है तो लड़के ही आगे पढ़े। तालीम की अहमियत बड़ा कम है। रिसोर्सेज भी कम है, बाहर जाके पढ़ना होता है, लड़कियों को भेजते नहीं है फॉर मास्टर्स। दूर जाने की इजाजत नहीं है, हाँ वही। है ना। Okay, yes. All these, and basically the fact that we still have, you know, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हर लेवल पे है, तो वो विद इन द हाउस होल्ड से लेके इंस्टीट्यूशंस और जॉब मार्केट तक है। अब पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज कम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वालिदैन अपनी बच्चियों के दुश्मन है, वो नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में डाउरी जैसी चीजें हैं, अर्ली मैरिज जैसी, या पेट्रियार्की, पेट्रीलिनियल सिस्टम है कि लड़की शादी करके ससुराल चली जाएगी, तो पेरेंट्स के पास एक रैशनल इकोनॉमिक बेसिस है उन्हें ना पढ़ा के लड़कों को पढ़ाने का, जो उनको बुढ़ापे में उनकी केयर करेंगे। उनकी बेटियां तो चली जाएंगी किसी और के यहाँ। तो ये अनफॉर्चुनेट है, और ये तभी चेंज होगा जब लड़कियां धीरे धीरे पढ़ेंगी, नौकरियां करेंगी और माँ बाप का ख्याल रखेंगे बुढ़ापे में, तो उनको ये एहसास होगा कि नहीं भाई, बेटियां भी बेटों का ख्याल रख सकती हैं, इन्हें भी पढ़ाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है विद इन द हाउस होल्ड। ये जो फर्क है पेरेंट्स के एटीट्यूड में, जो फर्क है वो इसलिए है क्योंकि जो सोशल रिटर्न्स हैं वो अलग अलग हैं। अब लड़कियां नौकरी करने के लिए जा रही हैं, और तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज जो कि रिस्की कंसिडर की जाती हैं, डेंजरस, अपने शहर से बाहर जाना, अपने मुल्क से बाहर जाना, वो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। वो खुद हेजिटेट करती हैं, फैमिलीज हेजिटेट करती हैं, जहाँ शादी हुई है वो अलाउ नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन हायरिंग एंड इन पेइंग वेजेस। तो इक्वल काम के लिए ये बहुत कॉमन है, उस पर बहुत सारी स्टडीज हैं, तमाम रेफरेंसेस में मैंने साइट किए हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं। बहुत सारा डेटा है इस पे कि एक ही काम के लिए उतने ही घंटे काम करना, वही कैपेबिलिटीज, वही क्वालिफिकेशन है, और औरतों को कम पैसा दिया जा रहा है, वेज डिफरेंशियल। तो ये रीजंस हैं, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस और जो स्टेट का रवैया है यू नो टुवर्ड्स वुमेन एज अ डिसएडवांटेज ग्रुप, अगर और ज्यादा इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशन से डिस्क्रिमिनेशन और बायस को खत्म किया जा सकता, तो शायद वो चीज जो है वो सोशल एटीट्यूड्स में भी आती है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट है और सोसाइटी है। सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स प्रेवलेंट हैं, कुछ एटीट्यूड्स हैं, लेकिन उसको चेंज करने का काम इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है, लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है, तो वो स्टेट का है। उन प्रोग्रेसिव वैल्यूज को सोशल माइंडसेट का हिस्सा बनाने का काम स्टेट का है। तो ये जो डिफरेंशियल है, तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी एनरोलमेंट है और तमाम तरह की गवर्नमेंट की सपोर्ट पॉलिसीज और स्कीम्स होती हैं, लड़कियों का दाखिला करवाया जाता है, और एक सर्टेन एज के बाद, अराउंड द टाइम व्हेन दे रीच प्यूबर्टी, अर्ली टीनेज और एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस, उस वक्त उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है। स्कूल घरों से दूर हैं, सेपरेट वॉशरूम्स नहीं हैं, you know, and the beginning of menstruation is still at taboo in rural societies, in conservative societies. So लड़की उससे घर के बाहर कैसे डील करेगी? It will be embarrassing for the girl, और उसके बाद उससे इंटरेक्शन होगा, so you don't want them interacting with people from other communities. तो ये जो नॉर्म्स हैं
मैरिज डिसीजंस को कंट्रोल करने के, ये अपने आप में फैमिलीज की जो सुप्रीमेसी है लड़कियों के डिसीजंस के ऊपर, पेट्रियार्की, इसको मेंटेन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तमाम तरह के कंसिडरेशंस हैं। और फिर माइनॉरिटी, अगर आप देखेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज, मुस्लिम्स फॉर इंस्टेंस या दलित में ये डिफरेंशियल और ज्यादा है। तो इसलिए है कि दलितों के मोहल्लों में, मुसलमानों के मोहल्लों में स्कूल कॉलेज उस तरह से नहीं है। हमारे पास सचर का डेटा है, हमारे पास राइट टू एजुकेशन का डेटा है, और पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी 2014 का डेटा है, और राइट टू एजुकेशन का 2019 तक का डेटा है। तो जो टारगेट सेट किए गए थे, वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस, उसको कम करने के लिए डिसप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज में, वो उस तरह से पूरे नहीं किए गए। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, फैमिलीज का भी उसमें रोल है, लेबर मार्केट के जो इनहेरेंट बायसेस हैं उसका भी रोल है, और सोसाइटी का भी रोल है। तो ये जो डिफरेंशियल है, इट ओनली कीप्स वाइडनिंग एज वी मूव टुवर्ड्स हायर एंड हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। द नेक्स्ट वन प्लीज हुमैरा। ठीक है। जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट में और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें, तो टोटल मेल्स और फीमेल्स का जो शेयर है, या जो ट्रेंड है, जो इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी आपको एक डिफरेंशियल नजर आएगा। दिस डेटा इज फ्रॉम द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS 2017-18। ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में भी शेयर कम है फीमेल्स का, और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत ही कम प्रेजेंस है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ही औरतें हैं ज्यादातर। अराउंड 90% ऑफ ऑल वुमेन वर्कर्स इन इंडिया आर पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल वर्कफोर्स। ओके, द नेक्स्ट वन। तो एक्सक्लूजन इन एजुकेशन बहुत हद तक तय कर रहा है एक्सक्लूजन इन जॉब मार्केट्स। फॉर्मल जॉब मार्केट क्योंकि हाई स्किल जॉब्स के बारे में है, और वो सिटीज में बेस्ड हैं, तो उसमें माइग्रेशन का एक रोल है, उसमें रिसोर्सेज हैं, और उसमें सोशल एक्टिविटी है। तो वो तमाम बैरियर्स हैं जिन्हें लेट्स से कोई भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी, अभी तक हमने औरतों के लिए डेटा देखा क्योंकि एक क्लासिक एग्जांपल से एक्सक्लूजन का, तो वो एक्सक्लूडेड है। अब मार्जिनलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। Marginalization क्या है? It is essentially about powerlessness. So even though you are in numbers, आप सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो सकते हैं, और अगर 125 करोड़ की आबादी है, या 130 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से आप 19 करोड़ हो सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी पॉपुलेशन ग्रुप के लिए। लेकिन अगर आपके इश्यूज को और आपके राइट्स को बराबर नहीं समझा जाता है, अगर वो लॉ अपहोल्डिंग एजेंसीज की नजरों में, और या मार्केट्स की नजरों में, या इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग में आपके राइट्स और आपके जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो सेकेंडरी हैं, वो सब्सिडरी हैं, तो आपको मार्जिनलाइज किया जा सकता है। मार्जिनलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम सेंटर और पेरिफेरी की बात करते हैं। जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पावर है, और जो हाशिया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सेंटर से हाशिए की तरफ फ्लो ऑफ पावर होता है। जो हाशिए पे है वो कितना भी एकजुट होने की कोशिश कर ले, वो हाशिए पे ही है, और हाशिए से सेंटर की तरफ फ्लो ऑफ पावर नहीं होता, डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो आप एक बहुत बड़ी तादाद में हैं, आप किसी एक स्टेट में या 4 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के आउटकम्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट नॉट एट वाइडर लेवल ऑफ द कंट्री। वो बहुत आसानी से इस तरह से उन डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स को डिवाइड कर देंगे कि आपकी आबादी बढ़ जाए अलग अलग इलेक्टोरेट्स में। इस तरह की चीजें तमाम कंट्रीज में होती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, माइनॉरिटी पॉपुलेशन आर disenfranchised de facto in a number of ways, politically and economically.
तो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, मतलब द राइट टू वर्क और द राइट टू इक्वल पे, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, बराबर आमदनी होनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, या किसी भी नौकरी को हासिल करना अगर आपके पास उसके लिए कैपेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है तो there are a lot of studies, सुरेंद्र जोत्सा and others या थोराट and others references में हाँ आप देख सकते हैं जो ये दिखाते हैं कि और बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस ने, हिंदू ने, प्रिंट ने अलग अलग टाइम पे इस तरह के सर्वेस किए हैं कि वही एप्लीकेशंस जो है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नेम से भेज के देखा, तो आपको जो कॉल आएगा इंटरव्यू का उसमें पॉसिबिलिटीज में, चांसेस में फर्क है, सब्सटैंशियल फर्क है। तो आपका जो राइट है, द राइट टू एक्सेस एनी अपॉर्चुनिटी, उसे क्वेश्चन किया जा सकता है। देन दिस ऑब्वियसली रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जैसे कि एक तो एक्सेस टू सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज। इसके अलावा थिंक अबाउट कैपिटल, थिंक अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सोचिए कि आप एक छोटा सा स्टार्टअप खोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास उसके लिए कैपिटल नहीं है, जो इनिशियल कैपिटल चाहिए, तो नेचुरली आप क्या करेंगे, आप एक बैंक के पास जाएंगे लोन के लिए, लेकिन आपके पास कोलेट्रल नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज वेयर द स्टेट कम्स इन। यहाँ पे सरकार तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम्स ला सकती है कि अगर 10 लोग मिलके एक कोऑपरेटिव या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लोन ले रहे हैं एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करने के लिए, जिस तरह के कोऑपरेटिव मॉडल्स हैं सहकारी, या बांग्लादेश में जैसे बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी के तहत ग्रामीण बैंक ने बहुत सारे विमेन हेडेड हाउस होल्ड के जो रूरल एरियाज में प्रोजेक्ट थे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे बिजनेसेस उन्होंने शुरू किए, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, उसको बहुत मैसिवली सब्सिडाइज किया गवर्नमेंट ने, बैंक लोन्स उन्हें दिलवाए। तो इस तरह के रिसोर्सेज का एक्सेस कई बार, और वहाँ पे बांग्लादेश में विद इन अ मैटर ऑफ 2 डिकेड्स, 20 साल के अंदर जो है वो औरतों का हेल्थ और इनकम, देयर वाज अ मेजर टर्न अराउंड, उसमें बहुत बदलाव आया, पॉजिटिवली चेंज हुई चीजें। तो अगर इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर आप इंडिया के लिए डेटा देखें, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि असेट होल्डिंग्स और बैंक लोन्स में मुस्लिम्स की प्रेजेंस बहुत कम है, ना के बराबर है। औरतों की प्रेजेंस कम है मर्दों के मुकाबले, और मुस्लिम्स की प्रेजेंस नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी कम्युनिटी के मुकाबले बहुत कम है। So think of Muslim women, facing the double disadvantage, the exclusion that women face and the marginalization the Muslim community faces. And then the discrimination they face within the household. Excuse me. तो जब हम मार्जिनलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत जरूरी है हम स्ट्रक्चरल लोकेशन को समझें। ये स्ट्रक्चरल लोकेशन के बारे में, आप उस प्रोसेस से बाहर नहीं, आपकी जरूरत है उस सिस्टम को, उस इकोनॉमी को, लेकिन आपकी जरूरत है मैकेनिक के और टेलर्स के और कारपेंटर्स के तौर पे, मैनेजर्स और डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स के तौर पे नहीं। ये ऐसा आपको बताया जाएगा। तो अगर आप मुस्लिम्स को देखें, इफ यू लुक एट मुस्लिम्स इन इंडियन लेबर मार्केट, आपको ये मिलेगा कि वो ज्यादातर इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, वो प्रिकैरियस जॉब्स में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है। फॉर इंस्टेंस डिमोनेटाइजेशन में या कोविड में सबसे पहले और सबसे ज्यादा नौकरियां किसकी गई? इनफॉर्मल सेक्टर में, जो लो स्किल्ड वर्कर्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे। तो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आने वाले वर्कर्स हैं, वो आपको हमेशा इनफॉर्मल, प्रिकैरियस और वल्नरेबल जॉब्स में नजर आएंगे। द नेक्स्ट वन। ओके, सो व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज? मार्जिनलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मार्जिनलाइजेशन किस तरह से इन्फोर्स किया जाता है? क्या समझ आ रहा है इस इमेज को देख? कि हम जैसे मुर्गी है और वो ऑलरेडी उनके हाथ में अंडे का कैरेट है, तो ये दिखा रहा है ये कार्टून, ये पिक्चर की आपका जो प्रोडक्शन है वो हम लेंगे और उसके लिए आपसे हम इजाजत भी नहीं लेंगे और आपको देना होगा। वो एक अथॉरिटेटिव
स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Excellent, excellent. Yes. In a more general political context, this could be कि एक सिस्टम है, वारंट नाम की एक चीज है जो आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी किसी से कुछ चेक करने के लिए, तलाशी लेने के लिए उसके घर या प्रेमाइसेस या पर्सन को। लेकिन क्योंकि आप एक खास मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, वो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो राइट्स देता है, लेकिन उन राइट्स को ऑनर नहीं किया जाएगा, स्टेट या इंस्टीट्यूशन उन्हें ऑनर नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में जो भी डोमिनेंट इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं, वो एम्प्लॉयर हो सकता है, वो आप जिससे बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस एसोसिएट या पार्टनर हो सकता है। तो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा एंट्रेंच्ड होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के वर्कर्स के लिए। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि आपका जो भी सरप्लस या आपका जो भी लेबर की वैल्यू है वो आपसे ले ली जाएगी, लेकिन वो उस वैल्यू का जो मॉनेटरी रिटर्न है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो अब टू गिव यू एन एग्जांपल, हम जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है। उस सिक्योरिटी गार्ड को 10,000 महीना भी नहीं मिलता, जबकि लोगों की करोड़ों वर्थ की प्रॉपर्टी, उनके मूवेबल इमूवेबल असेट्स यहाँ है, जिनको प्रोटेक्ट करने का इफेक्टिवली काम, जिम्मेदारी उस आदमी के ऊपर है। नाउ व्हाट ही इज गेटिंग पेड, ना सिर्फ वो घंटे, जितने घंटे वो दिन में काम करता है, बल्कि वो जो नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से भी उसको बहुत कम पैसा दिया जाता है। लेकिन इतना कम पैसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस जॉब के लिए बहुत कम आपको सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करना आना चाहिए, तो आप 5वीं 8वीं पास हो सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा, अगर आप सिक्योरिटी वर्कर्स को देखेंगे दिल्ली एनसीआर के इनफॉर्मल मार्केट में, तो आपको माइग्रेंट वर्कर्स का प्रेजेंस इसमें डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई नजर आएगा। तो उन्हें पता है कि 10,000 पे अगर किसी से हम काम करवा रहे हैं और हम इसे हटा के दूसरे आदमी को 8,000 पे लाएंगे तो हमें मिल जाएगा। लेबर सरप्लस इतना ज्यादा है, और सोशल डिसएडवांटेज की वजह से वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो लोग जो 12वीं पास या ग्रेजुएट भी हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, नहीं दूसरी नौकरियां नहीं लेने दी जा रही हैं, उनको डेलिबरेटली एक्सक्लूड और मार्जिनलाइज किया जा रहा है एक्सक्लूजनरी मैकेनिज्म से, मार्जिनलाइजिंग मैकेनिज्म से। तो आपका लेबर, आपका जो लेबर पावर है वो आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले जो लेबर का फेयर वैल्यू है वो नहीं दिया जाएगा। तो द नेक्स्ट वन, now if we look at Muslims in India's labor markets, they are characterized by Indian labor markets में मुस्लिम वर्कर्स को अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि वो डिस्प्रोपोर्शनेटली पुअर हैं। गरीबों में अगर आप देखें तो उनकी तादाद ज्यादा है, या वो ज्यादा तादाद में गरीब हैं। असेटलेसनेस, अगर आप बैंक असेट्स देखें, अगर आप लैंड ओनिंग देखें, रूरल इकोनॉमी में लैंड ओनिंग बहुत कम है, और परसेंटेज टर्म्स में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और अर्बन इकोनॉमी में बैंक असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी ओनरशिप बहुत कम है। एजुकेशनल डिप्राइवेशन है, एजुकेशन नहीं है। लो वेज लो स्किल इनफॉर्मल जॉब्स में वो बहुत ज्यादा तादाद में है, अपनी आबादी से कहीं ज्यादा तादाद में है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इनफॉर्मल जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी नहीं मिल रही है। फॉर्मल जॉब तो नहीं मिल रही है, इनफॉर्मल जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं। और जो एक और पहलू है मुस्लिम्स इन इंडियन लेबर मार्केट का, जिसपे जरूरी है बात करना, वो ऑब्वियसली मुस्लिम वुमेन वर्क है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिसएडवांटेज हैं जो मुस्लिम वुमेन वर्कर्स फेस कर रही हैं। तो अब इस पे कुछ डेटा देख लेते हैं। द नेक्स्ट वन प्लीज हमारा। तो ये पोस्ट स्टडी इवैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट है 2014, 2011, 12 और 4-5 के डेटा का कंपैरिजन है। अगर आप देखें तो मुस्लिम्स में द परसेंटेज ऑफ पुअर, ये अर्बन डेटा है, तो आपको दिखेगा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है। तो ये मुस्लिम ओबीसी में भी है और मुस्लिम अदर्स में भी है। तो यूजुअली आपको नो
इस्लामोफोबिया इस शक्ल में भी नजर आएगा सोसाइटी में, कि ये कहा जाएगा कि ठीक है भाई, गरीब मुसलमानों की या बैकवर्ड मुसलमानों की कंडीशन तो खराब है, लेकिन जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है। तो ये डेटा बताता है कि ऐसा नहीं है। इवन इफ यू आर a non-OBC Muslim, you do not have a presence in formal jobs या इनफॉर्मल जॉब में आपकी इनकम, सो यू आर कॉन्सेंट्रेटेड हेविली। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब है, तो हम सिर्फ बैकवर्ड या ओबीसी मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। परसेंटेज का फर्क है, 49 और 39% है फर्क है, लेकिन वो 10% है, और वो बाकी सभी रिलीजियस ग्रुप और कैटेगरी से बैकवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड से ज्यादा गरीब। द नेक्स्ट वन प्लीज। अगर आप वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें, तो ये भी आपको मुस्लिम्स में कम मिलेगा। जो एक्टिव वर्किंग पॉपुलेशन है और जो वर्क सीकिंग पॉपुलेशन है, एक्टिव वर्किंग इज द वर्क पार्टिसिपेशन रेशो और LFPR इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वो लोग जो एम्प्लॉयड हैं और काम तलाश रहे हैं, तो ये दोनों ही सबसे कम नजर आएगा। This is PLFS again, 2017-18. Yeah, next one. So, अगर आप सैलरीड क्लास देखें, सैलरीड क्लास में जो प्रेजेंस है मुस्लिम्स की, तो वो भी आपको लगातार ये दिखेगा कि बाकियों से कम है। और पैंडेमिक के बाद वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ने की वजह से और कम हो गई है बाकियों के मुकाबले, वो गैप आपको इंक्रीज नजर आएगा। आई होप दीज ग्राफ्स आर मेकिंग सेंस। मैंने डेटा टेबल्स ना इस्तेमाल करके जहां से भी पॉसिबल हुआ ग्राफ्स अरेंज करने की कोशिश की है, कि ये ज्यादा विजुअली अपीलिंग है। तो आई होप आप लोग इन्हें समझ पा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। द नेक्स्ट वन। अगेन अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, इमीडिएटली कोविड, पोस्ट कोविड पीरियड में, जनवरी टू मार्च लॉकडाउन से पहले और अप्रैल टू जून इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन, तो आप ये देखेंगे कि जो SC/ST पॉपुलेशन है, वो भी जो रूरल पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज मानी जाती है, तो मुस्लिम्स का जो डिसएडवांटेज है, इट इज कंपेरेबल टू देम। और ये अर्बन मुस्लिम्स हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कंसंट्रेटेड थे, जो फॉर्मल या इनफॉर्मल जॉब्स का हिस्सा नहीं थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे। तो द आर्ग्यूमेंट इज कि जो रूरल है और जो SC/ST कम्युनिटी से है, वो सबसे खराब हालत में है, और उसी के बेसिस पे वेलफेयर पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये डेटा उस आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करता है, और इस चीज के लिए आर्ग्यू करता है कि बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज और स्कीम्स की जरूरत है इस कम्युनिटी के लिए भी। द नेक्स्ट वन। सो नाउ इफ वी लुक एट विमेन, अगर हम ये देखें कि तो मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाली औरतों के क्या इश्यूज हैं। एक तो वो एक्सक्लूजन है जो औरत होने के नाते फेस कर रहे हैं, एजुकेशन से बाहर रखा जा रहा है, उसमें फैमिली का भी रोल है, उसमें स्टेट और इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है, सोसाइटी फैक्टर्स हैं, और वो मार्जिनलाइजेशन जो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से फेस कर रहे हैं वो भी है। तो क्या तरीका इस कम्युनिटी ने इजाद किया अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए? दे स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हमने देखा कि 54 से 58% अलग अलग डेटा है, अलग अलग सोर्सेज का। 56% इज जनरली एग्रीड डेटा की 56% मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लेकिन तो उसमें मुस्लिम औरतें कितनी हैं, उसमें औरतें कितनी हैं? तो उसमें औरतों का परसेंटेज बहुत कम है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ सालों में डिमोनेटाइजेशन के बाद से और पैंडेमिक के बाद से जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका परसेंटेज और कम हो रहा है। नाउ दिस इज अगेन अबाउट वल्नरेबिलिटी। हम कितने कमजोर हैं इससे तय होता है कि कोई भी जो इकोनॉमिक शॉक लगता है उसका हम पे कितना ज्यादा असर होगा, है ना। तो अगर नौकरियां जा रही हैं तो सबसे पहले उसकी नौकरियां जाएगी जो हाशिए पे है।
वो औरतें हो सकती हैं और वो मुस्लिम हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर। तो खैर कहाँ ही हम नौकरियां दे पाते हैं, उतना सिविलाइज होने में बहुत वक्त लगेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक तरीका था, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी जो मुस्लिम कम्युनिटी जिसमें रिजॉर्ट कर रही थी। आप राइट सिंस द 2000, तो 2001-2 के बाद से लगातार इस डेटा को देखें तो ये बढ़ता चला जा रहा था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उनका कॉन्सेंट्रेशन, एटलीस्ट वो पॉवर्टी से बाहर आ रहे थे, जिसकी वजह से अगर आप 2011 का सेंसस देखें, 2001 का और 11 का सेंसस देखें और उसके बाद का पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा एनएफएचएस वगैरह से कोलेट करें, तो आप ये देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है ना। वो बहुत क्लियर कोरिलेशन होता है पावर्टी के साथ। तो किसी भी कम्युनिटी में अगर पावर्टी कम हो रही है, आमदनी बढ़ रही है लोगों की और औरतें पढ़ रही हैं और काम पे जा रही हैं, तो फैमिली साइज और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिमोनेटाइजेशन और पोस्ट पैंडेमिक लॉकडाउन्स की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो भी श्रिंक हुई। और उसमें अगर आप इस डेटा को देखें तो आपको दिखेगा कि औरतों के लिए रिलेटिवली और ज्यादा श्रिंक हुई। एंड इफ यू लुक एट इंडिया, यू विल सी कि औरतें जो थी वो या तो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है, और जो हैं भी वो एक बड़ी तादाद में सेल्फ एम्प्लॉयड थी। No, so women is the next population group, like Muslims, who were relying on self-employment. So if you look at Muslim women, मुसलमान औरतें एक बड़ी तादाद में अपने छोटे छोटे काम कर रही हैं और अपने साथ 4 और लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है। वो फैमिली के लोग हैं, वो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, या वो उनके एम्प्लॉयज हैं। बहुत सारे छोटे एंटरप्राइजेस, कॉटेज एंटरप्राइजेस हैं रूरल एरियाज में, जो कि विमेन हेडेड हाउस होल्ड हैं, जो औरतें काम कर रही हैं, घर से काम चला रही हैं। शहरों में ट्यूशन सेंटर्स हैं और ब्यूटी पार्लर्स हैं और टेलरिंग बुटीक वगैरह। फिर उसके बाद इफ यू लुक एट लोअर स्किल्ड पीपल, और नीचे आप स्किल और इनकम के ब्रैकेट्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक हेल्प सेगमेंट में बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है बैकवर्ड रीजन से, स्टेट से, वो यहाँ पे आके शहरों में काम करते हुए आपको मिलेंगे। तो मैंने अपने डॉक्टोरल रिसर्च के लिए दिल्ली एनसीआर के इनफॉर्मल मार्केट्स का जो डेटा देखा, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रेजेंस जो थी वो औरतों की, स्पेशली मुस्लिम औरतों की जो है वो इसी सेगमेंट में नजर आई, डोमेस्टिक हेल्थ सेगमेंट में। अगर हम प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेटेड, तो वो ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ लोग थे, वो 5वीं से 8वीं तक पढ़ी हुई औरतें हैं, लेकिन क्योंकि कोई और काम नहीं मिल सकता है और वो गरीब हैं, तो वो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं कर सकती हैं, लेबर मार्केट में तमाम तरह के और जेंडर रिलेटेड बैरियर्स हैं, तो वो रिक्शा नहीं चला सकती, इट इज नॉट अ सेफ प्रोफेशन, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं कर सकती, जिसमें उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं। तो बहुत ज्यादा आपको प्रेजेंस डोमेस्टिक हेल्थ सेगमेंट में नजर आता है। और उसके बाद विद इन द हाउस होल्ड जो पेट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है वो घर तक महदूद हो जाती हैं। घर पे रहते हुए जो काम कर सकते हैं वो कर लीजिए। अक्सर इस तरह का आपको एटीट्यूड या सोशल माइंडसेट नजर आएगा। तो उसकी वजह जो है वो स्टेट भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, जो बायसेस स्टीरियोटाइप्स हैं वो भी है, लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेटरी हैं, आपको फॉर्मल जॉब्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है। फॉर्मल जॉब एक्सेस करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनका एक्सेस नहीं मिल रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन। सो इट टर्न्स आउट, हम कुल मिला के कह सकते हैं कि मुस्लिम वुमेन एक डबल डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप है। वो एजुकेशनल डेप्राइवेशन फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग, कुछ वर्क प्लेसेस हैं जिन्होंने कमिट किया है कि हम यू नो डाइवर्सिटी को ऑनर करेंगे, डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स मेंटेन करेंगे। लेकिन इंडिया के टॉप 100 फर्म्स में से ऐसे शायद 5 होंगे। और ग्लोबली इस तरह का एक कैंपेन चल रहा है, डाइवर्सिटी को इंडेक्स किया जाता है और डाइवर्सिटी पे बात की जाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा माना जाता है इसे। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है अभी। तो एक हिजाब पहनने वाली लड़की के लिए एक
उसे पता है कि इंटरव्यू में उसको फॉर द कलर ऑफ अ टाई विल बी रिजेक्टेड, नो. So the first image, I'm sure you will be able to relate to that example of a black man with a tie, and I hope that image stays with you whenever you think of exclusion and marginalization to help you put it better in perspective. फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है औरतों का, उसमें भी जो इंस्टीट्यूशनल बायसेस हैं और मसलन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, आपको बैंक्स को एक्सेस करना है, आपको मार्केट में सप्लायर्स को जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और आपके कस्टमर्स जिन्हें आपको अप्रोच करना है, तो वहाँ भी तमाम लेवल्स और लेयर्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के जो आपको जिनसे डील करना है. देन देयर इज अ लैक ऑफ सोशल कैपिटल एंड असेट्स विद इन द हाउस होल्ड. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपको उनका एक्सेस दिया जाएगा कि नहीं. मकान है, मकान किसके नाम पे है, उसे कोलेटरल रख के आप लोन ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं. और आपकी अपनी अर्नड इनकम पे आपका कितना कंट्रोल है. विमेन ऑफन डू नॉट हैव अ कंट्रोल फुल ऑटोनॉमी ओवर देयर अर्नड इनकम. उनकी इनकम को मुसलसल फैमिली, स्पेशली इफ दे आर मैरिड, तो हस्बैंड और इन लॉज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो वो जो लैक ऑफ एक्सेस टू सोशल कैपिटल असेट्स एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, वो एक और इशू है, एक और चैलेंज है. फिर डिस्क्रिमिनेशन विद इन द हाउस होल्ड. नॉन इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी आपकी इकोनॉमिक एबिलिटीज को हर्ट करता है. फॉर इंस्टेंस, अगर चाइल्ड रियरिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बच्चे का ख्याल आपको ही रखना है, या बुजुर्ग इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं घर में और उनका ख्याल आपको ही रखना है, जेंडर है बहुत ज्यादा ये डिवीजन लेबर का, तो ऑब्वियसली आप काम पे कब जाएंगे, आप काम पे कैसे जा सकते हैं. तो तमाम तरह का नॉन इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्पैक्ट करता है, आपकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज को इम्पैक्ट करता है. और फिर वल्नरेबिलिटी, अगर आप मार्जिन पे हैं, अगर आप एक्सक्लूडेड हैं, तो वल्नरेबिलिटी तो ज्यादा है ही. नौकरियां अगर जाएंगी तो सबसे पहले उसकी जाएंगी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है. रिसोर्सेज कम है तो सबसे पहले वहां से विड्रॉ किए जाएंगे, जिसकी एक पॉलिटिकल वॉइस और पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है. The next one, please. Can we have the next one, please, Humaira? Yeah, so in conclusion, what we can say is development is essentially about freedoms and capabilities and inclusion and voice. आप जिस भी सोशल रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आज हमने मुस्लिम वुमेन की बात की, मुस्लिम्स की और वुमेन की बात की, और उससे ये यूज करने की कोशिश की कि मुस्लिम वुमेन की कंडीशन क्या है. बहुत ज्यादा डेटा नहीं है मुस्लिम वुमेन पे, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है. So we have to look at the condition of Muslims and the condition of women to logically deduce anything. लेकिन बहुत क्लियरली ये समझ आता है कि इसमें एक अहम रोल आज़ादी का है और सलाहियत का है और इंक्लूजन का है और आवाज़ का है. आवाज़ के लिए हमें कलेक्टिव्स बना के एक राइट्स बेस्ड अप्रोच, अपने हुकूक, अपने अधिकारों को समझना और उनके लिए लड़ना, उनके लिए स्ट्रगल करना डेमोक्रेटिकली. और जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन शेयर करना, बिकॉज मौजूदा वक्तों में इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है अपने आप. तो जैसे आपको ये पढ़ाया गया होगा स्कूल में कि लैंड, लेबर, कैपिटल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है. उसी तरह से अब इंफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. तो जितना ज्यादा आप उन कलेक्टिव बॉडीज में इस रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं विद अदर वुमेन, विद अदर पीपल ऑफ एनी डिसएडवांटेज कम्युनिटी, योर ओन डिसएडवांटेज कम्युनिटी, उतना ज्यादा ये अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करने की आपकी पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती. और फाइनली माइग्रेशन का एक रोल है, एजुकेशन और पेड एम्प्लॉयमेंट है, जिनसे हम इंटरजनरेशनल मोबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं. तो अगर हम आज ये सोचते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन में, हमारी बच्चियों के लिए, मुस्लिम गर्ल्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ कैन थिंग्स बी मेड बेटर, तो उसमें माइग्रेशन का एक रोल है. हमें उन्हें इनकरेज करना पड़ेगा कि वो खतरे उठा के वो रिस्क
लेके तमाम तरह के वो माइग्रेट करके वहां जाएं जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा नहीं आती हैं जहां आप हैं। अगर आप रूरल एरियाज में, आप बैकवर्ड स्टेट में हैं, ट्राइबल एरियाज में हैं, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। तो माइग्रेशन को कितना आसान और पॉसिबल बनाया जा सकता है, इस पर बात होनी चाहिए। एजुकेशन एक बेसिक कैपेबिलिटी एट्रीब्यूट है, वो एक ऐसी सलाहियत है जिससे आपको लेबर मार्केट में जो सबसे पहला एंट्री बैरियर है वो यही है कि आपके पास एजुकेशन नहीं है या स्किल्स नहीं है, तो उसे ओवरकम करना पड़ेगा। और फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ इकोनॉमी की जो हो रही है, जो एक्सपेंशन हो रहा है, वो वेज एम्प्लॉयमेंट। आप सेंटर में हैं तो पेरिफेरी से आप उस सेंटर में कैसे आ सकते हैं? तो अगर उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के सेंटर में वेज एम्प्लॉयमेंट है, फॉर्मल जॉब है, हाई स्किल्ड जॉब है, तो आपको उसी के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन बी a temporary solution। आप इनफॉर्मल जॉब या लो स्किल जॉब्स एक जनरेशन, दो जनरेशन के लिए उसको एक सोल्यूशन मान सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन कवायद और कोशिश यही होनी चाहिए डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स के थ्रू और अपने इंडिविजुअल फैमिली, हाउस होल्ड लेवल, कम्युनिटी लेवल, जो इकोनॉमिक स्ट्रगल है उसके थ्रू, कि किस तरह से वो जो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें एक्सेस करने की कोशिश की जाए। So this is all from my side. I'm looking forward to your questions and observations and comments now. And I have a list of references that you can see. I'll request Humaira to share this presentation with you, at least the list of references for whoever is interested. And I hope this made some sense. आपको समझ आया और आपको मजा आया इस बातचीत में। तो yeah, your questions now. बहुत शुक्रिया पहले तो आपका काफ़ी तफ़सील से और